वेलकम अगेन। मैं सुशील श्रेष्ठ आप सबका वार्म वेलकम करता हूं। और बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन मैं एक फेवर चाहता हूं कि आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ हम फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो डिस्कशन पॉइंट है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू जो बच्चों ने कहा ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ साथ प्रीलिम्स एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक समरी पूरी दी गई है, समरी एट ए ग्लांस। अगर हम एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो हमारे संविधान बनाने वाले वो भी एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा को संविधान में स्थान दिया। तो आज का जो डिस्कशन पॉइंट है वो है कि एजुकेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, समरी एट ए ग्लांस। कहाँ कहाँ हमारे संविधान में शिक्षा शब्द प्रयुक्त किया गया है और वो किससे संबंधित है, और एजुकेशन को लेके जो सारे प्रोविजन हैं आर्टिकल वाइज हमने डिस्कस किए हैं। इसीलिए आप पूरे वीडियो को फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट देखिएगा, क्योंकि एक एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया है जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन से हो, चाहे वो मिडिल एजुकेशन से हो, चाहे वो हायर एजुकेशन से हो, चाहे वो टेक्निकल नॉन टेक्निकल एजुकेशन से हो, चाहे वो मदर टंग में शिक्षा देने से संबंधित हो, या अनुसूचित जाति जनजाति के एजुकेशनल राइट्स हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास के एजुकेशनल राइट्स हो, या अभी अभी 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है 10% रिजर्वेशन, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनसे एजुकेशन से रिलेटेड हो, या फिर माइनॉरिटी स्कूल्स में एजुकेशन से हो, या माइनॉरिटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने से संबंधित हो। इन्हीं सब बातों पर पूरी तरीके से एक एथेंटिक फैक्चुअल डिस्कशन हमने समराइज किया है। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो, या फिर पीसीएस का एग्जाम हो, आपको एजुकेशन पे निबंध लिखने को आते हैं। तो कहीं भी अगर एजुकेशन पे कोई ऐसे लिखना हो, या यूनिवर्सिटी का कोई आंसर लिखना हो, या पर्टिकुलर बीएड के पार्ट में एजुकेशन है, या अदर एग्जाम में एजुकेशन, तो हमने पूरा एक ब्रॉड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हमने किया है। और अब जब आप इसे वॉच करेंगे तो अनडाउटेबली आप हमें कमेंट करेंगे और हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए अब करते हैं डिस्कशन जो एजुकेशन के ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा यह डिस्कशन बीएड और एमएड वालों के लिए भी बहुत उपयोगी है। अब हम चलते हैं एजुकेशन रिलेटेड आर्टिकल या कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ एजुकेशन की बात की गई है। जो हमने डिस्कस किया है वो हमने टोटल आर्टिकल्स को लिए हैं, अनुच्छेद को लिए हैं, अनुसूचियाँ ली हैं, शेड्यूल लिया है, साथ साथ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, और जो भी रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं उनको भी हमने यहाँ डिस्कस किया है। अब एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 15 जो है वो समता के अधिकार के अंतर्गत है, और जब हम समता की बात करते हैं तो उसमें आर्टिकल 15 का सब क्लास 4, याद रखिएगा, आर्टिकल 15 का सब क्लास 4। 15 का डिटेल देखने के लिए आप 15 वाले वीडियो में जाएं हमारे, चूँकि एजुकेशन से रिलेटेड है इसलिए हम केवल एजुकेशन की बात करेंगे। आर्टिकल 15 सब क्लास 4 ये कहता है कि राज्य, यहाँ राज्य की डिफिनीशन जो है आर्टिकल 12 में है, इसके लिए एक अलग से वीडियो है। राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिक, जो नागरिक स्टेट के सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड हैं, पिछड़े हुए हैं, या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के एजुकेशन के लिए स्पेशल प्रोविज़न करेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 सब क्लास 4। जो बैकवर्ड क्लास के सिटीजन एजुकेशनली बैकवर्ड हैं या फिर सोशली बैकवर्ड हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, साथ साथ SC ST के एजुकेशन के लिए स्टेट क्या करेगा, एक प्रोविज़न अलग से कर सकता है। आर्टिकल 15 सब क्लास 5 इम्पोर्टेंट है। ये कहता है
कि अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6, तो आर्टिकल 19 वाले वीडियो में हम देखेंगे तो यह डिस्कशन होगा, लेकिन इसका एक निचोड़ ये है कि माइनॉरिटी स्कूल से अलग जो शिक्षा संस्थान हैं जिसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हैं, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन प्लस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अदर देन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को छोड़कर जो भी शिक्षा संस्थान चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उनमें चाहे वो राज्य से एडेड हो या नहीं, उनमें प्रवेश दिया जाएगा। किसको? अनुसूचित जाति, जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों को। तो याद करने के लिए मैं बता दूं, आर्टिकल 15 सब क्लास 4 कहता है कि जो सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड सिटीजन है और SC/ST के लिए हैं, उनके लिए राज्य अलग से शिक्षा का प्रावधान करेगा। और आर्टिकल 15 सब क्लास 5 ये कहता है कि माइनॉरिटी स्कूल को छोड़कर अदर शिक्षा संस्थाओं में, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे प्राइवेट के हों, एडेड हों या नॉन एडेड हों, उनमें जो प्रवेश होगा ना, उनमें एंट्री करने के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिक और अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए अलग से कानून बनाया जा सकता है। फर्दर अब आर्टिकल 15 सब क्लास 6 ये अभी अमेंडमेंट हुआ है 2019 में। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 15 सब क्लास 6 ये 103वां संविधान संशोधन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 से डाला गया है। इनमें वो नागरिक जो न अनुसूचित जाति के हों, न जनजाति के हों, जो SC नहीं है, ST नहीं है और सोशली बैकवर्ड नहीं है, उनके लिए एक अलग क्लास बनाया गया, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग। देखिए, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के जो नागरिक हैं, उनको भी शैक्षणिक संस्थानों में जो प्रवेश होंगे, जो आपने पीछे पढ़ा है, शैक्षणिक संस्थानों में जो एंट्री दी जाएगी, उनमें 10% रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो ये एंट्री में है, ये प्रवेश में है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रवेश में 10% आप आरक्षण देंगे, लेकिन माइनॉरिटी स्कूल पे ये बात लागू नहीं होगी। अब ये आर्टिकल 15 सब क्लास 6 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। और फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, जो 15(4) और 15(5) है वो SC/ST के लिए और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं नागरिक, उनके वर्गों के लिए है। लेकिन 15 सब क्लास 6 2019 में लाया गया और ये उन नागरिकों के लिए है जो आर्थिक रूप से दुर्बल हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा माइनॉरिटी स्कूल को छोड़कर अदर स्कूल में एंट्री में। उसके बाद आर्टिकल 18 आता है। राज्य देखिए, सेना और विद्या संबंधी सम्मान के सिवा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसका मतलब स्टेट जो है वो मिलिट्री जो भी उप टाइटल देगा या फिर BA, B.Ed, MBBS जो शिक्षा संबंधी सम्मान है, D.Lit, PhD, वो स्टेट देगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है 21A, 21A। इसको हम लोगों ने 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में शामिल किया। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 से शामिल किया गया और शिक्षा के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। तो जो शिक्षा का अधिकार 21A के अधीन है, ये स्वतंत्रता के अधिकार के अधीन है और इसमें 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनको कंपलसरी और फ्री एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। और ये कंपलसरी और फ्री एजुकेशन देगा कौन? स्टेट, राज्य देगा। ये 86 अमेंडमेंट से 2002 से एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ और जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वन ऑफ द फंडामेंटल राइट, उसमें 21A को ये जोड़ा गया और बोला गया कि स्टेट 6 to 14 ईयर्स के एज के जो भी बालक है, चिल्ड्रेन हैं, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। इसके लिए जो पार्लियामेंट ने है वो एक्ट बना दिया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। तो अब ये राइट जो फंडामेंटल राइट्स है उसे हमने पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू अब कंपल्सन में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसको हम शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के नाम से जानते हैं। फिर आपका आर्टिकल 28 है जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधीन है, वन ऑफ द फंडामेंटल राइट है।
आपने देखा कि फंडामेंटल राइट्स में एजुकेशन को रखा गया है, क्योंकि विदाउट एजुकेशन, बिना शिक्षा के किसी के जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता, और जब वो शिक्षित नहीं होगा तो एक डिग्निटीफुल, एक गरिमामय जीवन नहीं जी पाएगा। अब 28 जो है वो ये कहता है स्टेट फंडेड, टोटल स्टेट फंडेड कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो स्टेट फंडेड है टोटली, तो उसमें कोई रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो स्टेट कर रहा हो, 28(2) कहता है एडमिनिस्ट्रेशन तो स्टेट कर रहा हो, लेकिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो ट्रस्ट का है। किसका है? ट्रस्ट का, ट्रस्ट और बोर्ड का है। और उस ट्रस्ट और बोर्ड ने ये कंपलसरी किया है कि उसके यहाँ रिलीजियस एजुकेशन दी जाएगी, तो वहाँ रिलीजियस एजुकेशन दी जाएगी। इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। अगर किसी ट्रस्ट या बोर्ड ने स्कूल बनाया, वो रिलीजियस बोर्ड, रिलीजियस ट्रस्ट है, तो उसके अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दी जाएगी। लेकिन स्टेट फंडेड अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो टोटली स्टेट फंडेड है, वहाँ कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं दी जाएगी। अब 28 का सब क्लास 3 ये कहता है कि अगर ट्रस्ट का कोई स्कूल है जिसमें रिलीजियस एजुकेशन देना है, ठीक, उसमें उपस्थित होने वाला कोई व्यक्ति, मान लीजिए खालसा स्कूल है, खालसा ट्रस्ट है, या सनातन धर्म ट्रस्ट है, या विद्या भारती है, वो रिलीजियस एजुकेशन देते हैं। उसमें जो उपस्थित होने वाला कोई व्यक्ति है उसको ज़बरदस्ती धार्मिक शिक्षा, फोर्सफुल्ली धार्मिक शिक्षा में पार्टिसिपेट नहीं कराया जाएगा। उसमें उसको फोर्सफुल्ली उस धार्मिक शिक्षा में प्रेजेंट नहीं कराया जाएगा, पार्टिसिपेट नहीं कराया जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। हाँ, अगर उस व्यक्ति ने, अगर वो एडल्ट है, वयस्क है, मेजर है, अगर वो मेजर है तो उस व्यक्ति ने सहमति दी हो, अगर वो माइनर है, अवयस्क है, तो उसके गार्जियन ने सहमति दी हो, तभी जाके रिलीजियस ट्रस्ट वाले स्कूल में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा कोई व्यक्ति, अदरवाइज नहीं करेगा। ये वन ऑफ द फंडामेंटल राइट है। उसके पश्चात हम आते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। 29 ये कहता है वो नागरिक जिनकी अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो और कल्चर हो, वो नागरिक जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति है, उनको उसे रिटेन करने का राइट होगा। लेकिन वो ऐसा कैसे कर पाएगा? अगर 29 फर्स्ट में राइट दिया गया है तो उसे रिटेन कैसे करेगा, बनाए कैसे रखेगा? इसके लिए एक तरीका है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोले। इस तरीके से माइनॉरिटी क्लास को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने का एक राइट है। 29 सेकेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी अपने इंटरेस्ट के लिए खोलेगा, अगर वो स्टेट द्वारा फंडेड है या स्टेट एडेड है, तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो खोल सकता है, लेकिन वो धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा, इसके आधार पर किसी को एंट्री देने से रोकेगा नहीं। रिलीजन, फिर कास्ट, फिर लैंग्वेज और डिसेंट के आधार पर वो किसी भी नागरिक को अपने यहाँ स्कूल में एंट्री देने से रोकेगा नहीं, कुछ प्रावधानों के साथ। अब 30 में वही बात आई कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने और उनको एडमिनिस्ट्रेट करने का माइनॉरिटी का राइट है। माइनॉरिटी क्लास का ये राइट है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोले और उसको एडमिनिस्ट्रेट करे। तो वो कौन से माइनॉरिटी? जो रिलीजियस माइनॉरिटी है या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने और उनको एडमिनिस्ट्रेट करने, उनको स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार केवल रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को है। और जब यहाँ ये बात हो जाएगी कि रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकता है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, तो राज्य ऐसे शिक्षा संस्थानों में जो एड देगा, वो धर्म और भाषा के आधार पर अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं तो उनमें कोई भेद नहीं करेगा। जो एड देगा तो एड देने में माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी में स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेद नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30। ये तो रही फंडामेंटल राइट्स में एजुकेशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शिक्षा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान का भाग 4 है, उसमें आर्टिकल 45 और 46 हैं। 45 जो आया
वो 86 अमेंडमेंट 2002 से आया। आर्टिकल 45 में एक अमेंडमेंट हुआ 86 अमेंडमेंट 2002। इसमें जो 6 वर्ष के आयु तक के बच्चे हैं, 6 से 14 नहीं, 6 वर्ष के आयु तक, टिल द एज ऑफ 6 ईयर, राज्य उनके जो बाल्यावस्था होगी, जो प्राइमरी एज होगी, उनके देखरेख का, केयर करने का और उनकी शिक्षा देने के लिए प्रोविज़न करेगा। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनके बाल्यावस्था की देखरेख और उनकी एजुकेशन का जो मैनेजमेंट करना है वो स्टेट को करना है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 45 जो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से लाया गया। उसी तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी अधिकार हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ ही लिए कि अब तो ये फंडामेंटल राइट्स 15(4), 15(5) में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के अधिकार हैं। तो ये 46 को अब गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो संविधान के 4A में है। 4A में भी अगर हम बात करेंगे तो 51A का सब क्लॉज के ये आया 86 अमेंडमेंट 2002 से। इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु, ये माता पिता, हर पेरेंट का या हर गार्जियन की ये ड्यूटी है। हर पेरेंट और गार्जियन की ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, ये उनका संवैधानिक कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष 6 to 14 एज ईयर के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर दें। ठीक, उसके बाद अब अदर प्रोविज़न जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में स्कैटर्ड हैं वहाँ भी 337 आर्टिकल 337 ये कहता है जो एंग्लो इंडियन है। एंग्लो इंडियन का मतलब आज़ादी के समय जिनके माता पिता में से कोई एक यूरोपियन था, उनके बच्चे कहे गए एंग्लो इंडियन। जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हैं, जो गोवा में पाए जाते हैं, पुडुचेरी में पाए जाते हैं, उनको एजुकेशनल ग्रांट दी जाएगी। 337 ये कहता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को राज्य एजुकेशनल ग्रांट देगा। और इसको याद करने का तरीका क्या है? एंग्लो इंडियन को एजुकेशनल ग्रांट जो दी जाती है वो 337 रुपीज़ की दी जाती है। 337 का मतलब आर्टिकल 337 से है, ये आपको याद करने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद 350A 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से लाया गया। उसमें जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है वो मदर टंग में देने की बात की गई है। प्राइमरी एजुकेशन को मदर टंग में देने की बात की गई है। किसके लिए? जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं, जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं, वो अपने बालकों को प्राइमरी एजुकेशन अपने मदर टंग में दे सकते हैं और राष्ट्रपति ऐसा निर्धारित करेगा। तो 350A। उसके बाद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए है 351, और ये हिंदी के लिए भी है, साथ साथ संस्कृत के लिए भी है, और 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज है उनके लिए भी शिक्षा की बात करता है। फर्दर हम आते हैं जो शेड्यूल्ड हैं, अनुसूचियां हैं आर्टिकल में। हमारे संविधान को पार्ट, शेड्यूल और आर्टिकल में बांटा गया है। तो जो शेड्यूल हैं उसमें एक कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है। 7वीं अनुसूची की एक सूची है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं। मतलब टेक्निकल एजुकेशन, जो मेडिकल एजुकेशन है, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है या प्रोफेशनल एजुकेशन है, इन सब पर जो कानून बनाएगा वो स्टेट और यूनियन दोनों बना सकते हैं। 25th एंट्री ये बताती है। उसी तरह से अनुसूची 11 पंचायतों से संबंधित है, शेड्यूल 11 पंचायतों से संबंधित है, जिसकी एंट्री 17 ये कहती है कि प्राइमरी स्कूल और जो इंटरमीडिएट स्कूल्स हैं उनका मैनेजमेंट जो है वो पंचायत कर सकती है और शिक्षा दे सकती है। और शेड्यूल 12 जो नगर निगम से संबंधित हैं, वहाँ भी कल्चरल एजुकेशन और एजुकेशनल अपग्रेडेशन की बात की गई है। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शिक्षा को बड़ा इम्पोर्टेंस देते हुए एक एलाबोरेट, बड़ा विस्तृत व्याख्या की गई है, और फंडामेंटल राइट्स में इसे डाला गया, डीपीएसपी में इसे डाला गया,
ड्यूटीज़ में इसे डाला गया, इसके लिए एक्ट बनाया गया, इसे शेड्यूल में रखा गया। इस तरीके से एक कम्प्रहेंसिव नॉलेज जहाँ जहाँ एजुकेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी व्याख्या आपके सामने रखी गई है और ये हर प्रकार के यूनिवर्सिटी एजुकेशन और निबंध लिखने में सहायक होगा। पूरा वीडियो अंत तक देखने के बाद निसंदेह अनडाउटेबली मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि शिक्षा संबंधी जो भी प्रश्न अब आएंगे, चाहे वो ऐसे के हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम के क्वेश्चंस हों, चाहे वो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के क्वेश्चन हो, क्योंकि विथ अमेंडमेंट हमने डिस्कशन किया है। वी डिस्कस दिस विद द अमेंडमेंट। सिंस अगेन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हम ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सहयोग के लिए धन्यवाद।